सो स्टार्ट करें. ऑल राइट. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर न्यू सेशन ऑफ कवरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीएपीएफ एग्जाम्स. आज के सेशन में हम फिर से डिस्कस करेंगे अपने सीएपीएफ एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स के, उनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने कवर किया था 2018 एंड 2019 में पूछे हुए एग्जाम्स, पूछे हुए क्वेश्चंस का. आज की क्लास में हम कवर करेंगे 2020 एंड 2021 में पूछे गए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को जो प्रीवियसली सीएपीएफ के एग्जाम्स में आए हैं. तो इन दिस सेशन वी विल कवर स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल एज द करंट अफेयर पोर्शन जो पिछले एग्जाम्स में पूछा गया. ठीक है. सो पहले हम शुरू करेंगे 2020 के क्वेश्चन से. 2020 के क्वेश्चंस में नंबर 1 क्वेश्चन जो कि 2020 के पेपर में 34th नंबर का क्वेश्चन है, उससे शुरू करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which one of the following has the largest contribution to the gross tax revenue of government of India in 2019 and 20. 2019-20 में के बजट में गवर्नमेंट की रेवेन्यू, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इनमें से कौन सा था? सबसे ऊपर आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, देन कॉर्पोरेट टैक्स, देन कस्टम्स एंड देन यूनियन एक्साइज ड्यूटीज. तो इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूटर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2019-20 के बजट? सो द करेक्ट आंसर इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. जीएसटी का टोटल कंट्रीब्यूशन 2019-20 के बजट में 21% का कंट्रीब्यूशन था और ये इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स के कंपैरिजन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन माना गया. इसीलिए द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज मीन्ड बाय एमएसएमई? एमएसएमई को अगर हम समझें तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. सी, एमएसएमई बहुत आसान है. सबसे पहले समझना होगा एमएसएमई है क्या. एमएसएमई जो टर्म कॉइन की गई थी, ये कॉइन की गई थी एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के तहत. एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, और ये एक्ट बनाया गया था 2006 में. इस एक्ट में एमएसएमई जो टर्म किया गया था कॉइन, इसका मीनिंग क्या है? एम मीन्स माइक्रो, एस मतलब स्मॉल, देन एम मतलब मीडियम, ई मतलब एंटरप्राइजेस. ठीक है. एमएसएमई, एमएसएमई टर्म को कॉइन किया गया था एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में. और एमएसएमई को आप अगर समझें तो इसका किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है. अगर हम माइक्रो को समझें तो माइक्रो जो टर्म है, माइक्रो किस बिजनेस को कहा जाता है? दीज आर एक्चुअली बिजनेस कैटेगरीज. हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्टार्टअप्स, जितने भी बिजनेसेस हैं, उन्हें इन्हीं 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. तो अकॉर्डिंग टू व्हाट दीज कैटेगरीज आर डिवाइडेड, तो टर्नओवर के अकॉर्डिंग इन कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. माइक्रो में अगर हम चले तो 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कोई भी फर्म या कोई भी स्टार्टअप को माइक्रो माना जाता है या माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाता है. देन अगर हम स्मॉल की बात करें तो 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक की कोई भी फर्म आपकी स्मॉल एंटरप्राइजेस में आती है. एंड देन 50 करोड़ ऑनवर्ड्स टू 50 करोड़ तक की जितनी भी फर्म्स हैं वो आपकी मीडियम एंटरप्राइजेस का पार्ट मानी जाती है. ठीक है. तो एमएसएमई की जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, which one of the following is the top ranking country in the World Economic Forum's 74th Global Energy Transition Index? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन सी कंट्री का जो है टॉप रैंक है? इनमें कंट्रीज में चाइना, स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड इंडिया शामिल है. ठीक है. इस इंडेक्स को 2019 में रिलीज किया गया था. 74th ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को
2019 में इसे रिलीज किया गया था और इसमें जो फर्स्ट रैंक लेने वाली कंट्री है दैट इज ऑप्शन सी, स्वीडन। जब भी किसी भी कंट्री को रैंक किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो उसको रैंक करते वक्त कुछ क्राइटेरियाज का ध्यान रखा जाता है। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया इज सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एंड एनर्जी सिक्योरिटी। इन तीन क्राइटेरियाज के बेसिस पर किसी भी कंट्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रैंक किया जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, अभी जैसे रैंक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका पुटअप हुआ है एग्जाम में, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स में भी क्राइटेरियाज के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट पेपर में, कहीं पर भी। तो आपको इसके क्राइटेरियाज का भी ध्यान रखना है कि इन क्राइटेरियाज के बेसिस पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो अब कंट्रीज को ग्लोबली रैंक करता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says, which of the following goods are included? एक बार जूम कर लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को। Which of the following goods are included to estimate food inflation in India? भारत के अंदर फूड इन्फ्लेशन को एस्टिमेट करते वक्त इनमें से किन गुड्स को शामिल किया जाता है, किन गुड्स को इंक्लूड किया जाता है? तो पहले हम बेसिक टर्म समझेंगे। व्हाट इज इन्फ्लेशन? हमने प्रीवियस क्लास में भी इस टर्म को समझा था। प्रीवियस क्लास में भी हमने क्या समझा था? व्हाट इज इन्फ्लेशन? इट इज द राइज इन बेसिक प्राइस लेवल, राइज इन बेसिक प्राइस लेवल। ठीक है, बेसिक प्राइस लेवल में जब बढ़ोतरी होती है, कीमतें बढ़ती है, तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। और जब भी हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं या इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन करते हैं, इन्फ्लेशन का एस्टिमेशन करते हैं, तो दो मेथड हमारे पास यूज होते हैं। मेथड टू एस्टिमेट इन्फ्लेशन इज सीपीआई सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब प्राइस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझिए कि जब भी इन्फ्लेशन के मेथड्स को कैलकुलेट किया जाता है, सॉरी, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए जिन मेथड्स का यूज किया जाता है उसमें पहला मेथड है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड द सेकंड मेथड वी यूज इज डब्ल्यूपीआई। ठीक है, व्हाट इज डब्ल्यूपीआई? होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इन दो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है जो है फूड इन्फ्लेशन को। नाउ टू अंडरस्टैंड फूड इन्फ्लेशन, व्हाट हैपेंस? नाउ टू अंडरस्टैंड फूड इन्फ्लेशन, व्हाट हैपेंस इन सॉरी, इनमें से किस ऑप्शन को, इनमें से कौन से आइटम्स को एस्टिमेट करते वक्त इंडियन गवर्नमेंट शामिल करती है? सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन सी चीजों को ऐड करती है गवर्नमेंट? सबसे पहले व्हीट, देन पेडी, एंड देन शुगर। व्हाई नॉट टोबैको? जो शुगर है, पेडी है एंड व्हीट है, ये फूड क्रॉप्स है। ये तीनों ही क्या है? फूड क्रॉप्स है। एंड टोबैको क्या है? एक कमर्शियल क्रॉप है या कैश क्रॉप है। और इसीलिए जब भी हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग फूड इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे तो हम कैश क्रॉप के हिसाब से नहीं बल्कि फूड क्रॉप्स के अकॉर्डिंग करेंगे। दैट इज वाई व्हीट, पैडी एंड शुगर को इसमें कैलकुलेट एस्टिमेट करते वक्त कैलकुलेट किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, in which of the following states high yielding variety seeds of food grains were introduced as a part of first phase of green revolution in 1966 to 72? अब देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हम बहुत समय से पढ़ते आए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th क्लास ऑनवर्ड्स, 11th एंड 12th इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स में ग्रीन रेवोल्यूशन हमेशा से शामिल रहा है।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फर्स्ट फेज में इनमें से किस स्टेट को टारगेट किया गया था? तो इन स्टेट में से सबसे ज्यादा जो टारगेटेड स्टेट थी दैट वाज पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, द मोस्ट वर पंजाब एंड हरियाणा। व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, समझिए। ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया था 1966 से लेकर 1972 के बीच में, और इस दौरान क्रॉप्स प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर वर ऑप्टेड। खेती करने की, कृषि करने की जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं, जो साइंटिफिक मेथड होते हैं, उन्हें यूज किया गया था। और इन्हीं के तहत एक जो बीजों की किस्म यूज की गई थी, द टाइप ऑफ सीड्स वर यूज्ड, जिस तरीके के बीज यूज किए गए थे वो हाइब्रिड कैटेगरी से या हाइब्रिड तरीके से, तौर तरीके से लैब में तैयार किए गए बीज थे, और इन्हीं बीजों को नाम दिया गया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए HYV सीड्स, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया था। केवल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ही नहीं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इंसेक्टिसाइड, देन पेस्टिसाइड्स, fertilizers and multiple other support was given from the government side. Fertilizers were given, then irrigation facility was developed. सरकार की तरफ से इरिगेशन की फैसिलिटीज को डेवलप किया गया, किसानों को खाद मुहैया कराई गई, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मुहैया कराए गए, कीटनाशक वगैरह, और साथ ही जो बीजों की किस्म उस समय किसानों को दी गई थी उनको कहा गया था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। और इनकी सबसे ज्यादा जो यूज हुआ था उस टाइम पर ये पंजाब, हरियाणा, और कभी कभार ऑप्शन में एक और ऑप्शन आ जाता है वेस्ट यूपी। तो अगर कभी ये ऑप्शन आपको दिखता है क्वेश्चन में तो दिस इज आल्सो द करेक्ट आंसर। वेस्ट यूपी वाज आल्सो द रीजन जहां सबसे ज्यादा फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ने बेनिफिट किया था। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, ठीक है, तो यहां पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग CPSU इज रिकॉग्नाइज्ड एज मिनी रत्ना। ठीक है, इनमें से कौन सा CPSU जो है वो मिनी रत्ना में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसको मिनी रत्ना में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या कहता है, आपको 3 कैटेगरीज मिलती है, मिनी रत्ना, नवरत्ना एंड महारत्ना। ये PSUs की कैटेगरी है। व्हाट इज PSU? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वो कंपनीज जिनमें सरकार शेयर होल्डर है, या सरकार के अंडरटेकिंग में, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में, गवर्नमेंट कंट्रोल में इन कंपनीज को रन किया जाता है। इन कंपनीज जो PSUs होते हैं ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, मिनी रत्ना, नवरत्ना एंड महारत्ना। इनके क्या क्या क्राइटेरियाज है, क्या क्या कैटेगरीज है, वी विल डिस्कस दिस लेटर, ठीक है, इन आवर चैप्टर सेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर इज करेंटली यूज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने के लिए सरकार इनमें से, और खासकर यूनाइटेड नेशन इनमें से किन इंडिकेटर्स का यूज करती है, जो करंटली यूज कर रही है। ठीक है, पहले तो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्राइटेरियाज को समझना है, इसकी डायमेंशंस को समझना है। पहला इज हेल्थ, द अनदर वन इज एजुकेशन, द थर्ड वन वी हैव इज इनकम। ठीक है, ये 3 इंडिकेटर्स हैं हमारे HDI के, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है वो ऑर्गेनाइजेशन है UNO। और UNO की भी कौन सी विंग, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। तो अगर हम तीनों के अकॉर्डिंग देखें तो इन तीनों के हिसाब से, इन 3 क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी
अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, इसे कैलकुलेट किया जाता है और इन 3 कैटेगरीज के आधार पर ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है, ठीक है। यानी एक बच्चा अपने लाइफ टाइम में कितने टाइम तक स्कूलिंग किया है, अकॉर्डिंग टू दैट उसका क्या इनकम है, उसका हेल्थ का क्या स्टेटस है, इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फ्रेम किया जाता है, राइट। अब बढ़ते हैं अगला। Which one of the following was recognized as invisible band by Adam Smith? ठीक है, इनमें से इनविजिबल बैंड कौन सा है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। इकोनॉमी का ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी, ठीक है। एडम स्मिथ कौन थे? फर्स्ट ऑफ ऑल एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये बुक भी बहुत बार एग्जाम से पूछी जाती है। ये बुक लिखी गई थी 1976 में, सॉरी नॉट 1976 में, दिस बुक वाज रिटन इन 1776। 1776 में ये बुक लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा, जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। अब अगर इस बुक की बात करें तो इसी बुक के अंदर एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड करके एक टर्म कॉइन की थी और ये टर्म थी मार्केट यानी प्राइस मैकेनिज्म। व्हाट इज मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म? द मैकेनिज्म व्हिच इज टोटली डिपेंडेंट ओवर डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस मैकेनिज्म किसे कहा जाता है? एक ऐसे मैकेनिज्म को कहा जाता है जो टोटली मार्केट की फोर्सेस पर डिपेंड करता है। प्राइस मैकेनिज्म किस पर डिपेंड करता है? मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है। मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं? मार्केट फोर्सेस होती हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो बच्चे जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैंने पूरा ये कॉन्सेप्ट इलेबोरेट इसलिए कर देता हूं सो दैट अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फर्दर पुट ऑन होता है तो आपके पास उससे रिलेटेड ऑलरेडी नोट्स या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो वट एवर आई एम राइटिंग ऑन योर स्क्रीन, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आप इसे अपने साथ के साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। और अगर कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन होता है जस्ट रीप्ले द वीडियो एंड क्लियर योर डाउट्स फर्स्ट। तो अपने डाउट्स को क्लियर करते जाइए। जो भी नोट्स आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ नोट्स को आप साथ में नोट करते जाइए और इसी के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट्स के अंदर का जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, क्वेश्चन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होंगे उन सबको हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो डिपेंड करता है किस पे? मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट फोर्सेस कौन सी है? डिमांड एंड सप्लाई। इस मैकेनिज्म को देने वाले जो थे वो एडम स्मिथ थे, यानी इन्होंने इसको इनविजिबल हैंड की कैटेगरी में रखा था। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस और ये बुक लिखी गई थी 1776 में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल्स, ठीक है, फॉर व्हीट एंड राइस बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर हम यहां पर समझें, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें पता है मार्केट 3 टाइप की है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड देन मिक्स्ड, ठीक है। तो हर जगह प्राइस को डिटरमाइन करने का जो अथॉरिटी है वो अलग अलग लोगों के पास या अलग अलग बॉडीज के पास होता है। अलग अलग मेथड से प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाता है। यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP अगर किसी भी फूड क्रॉप स्पेशली व्हीट एंड राइस के अगर प्राइसेस को फिक्स कर रही है तो ये इनमें से कौन सा टाइप माना जाएगा? तो दिस इज सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस कौन सा? दिस इज MSP। हम सब ने इसके बारे में पढ़ा या सुना होगा। दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स करने वाली कौन होती है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की भी कौन सी बॉडी इस प्राइस को फिक्स करती है? दैट इज CACP, ठीक है। तो CACP एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स करती है, ठीक है, क्लियर है।
और ये जो सपोर्ट प्राइस है ये करंटली जो है वो कितने क्रॉप्स पर दिया जाता है। अगर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है कि कितनी क्रॉप्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, तो टोटल 23 क्रॉप्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो तय किया जाता है, इसको तय करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का नाम है CACP। क्लियर है? नेक्स्ट, इंडिया के अंदर मोबाइल फोन ऑपरेटर्स की जो मार्केट है वो इनमें से कौन सी मार्केट टाइप का एग्जांपल है? अगर आप कल की वीडियो को या प्रीवियस वीडियो को जब भी देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो होती है वो 4 तरीके की मार्केट है। मैंने आपको डिस्कस किया भी था। मार्केट 4 तरीके की है। पहला है परफेक्ट कंपटीशन, देन मोनोपोली, ठीक है, देन मोनोपोलिस्टिक, देन ओलिगोपोली। तो 4 तरीके के मार्केट टाइप्स होते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन ऑपरेटर्स की जो मार्केट है इंडिया के अंदर, वो इनमें से किस कैटेगरी में आती है? ठीक है, तो हमने कल की क्लास में भी या प्रीवियस क्लास में भी इसे डिस्कस किया था कि मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होती है जहां बहुत सारे सेलर्स हैं, मल्टीपल सेलर्स एंड मल्टीपल बायर्स। वो आपका परफेक्ट कंपटीशन है। मल्टीपल सेलर एंड मल्टीपल बायर्स, ठीक है। मोनोपोली की बात करें तो सिंगल सेलर देन सिंगल बायर। अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक की तो फ्यू गुड ब्रांड्स एंड ऐसी ही ओलिगोपोली में होता है। तो इनमें से अगर हम देखें तो ये कौन सी मार्केट का टाइप है? अगर हम इसमें समझें तो करेक्ट आंसर इज ओलिगोपोली मार्केट। द करेक्ट आंसर इज ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है? ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट का टाइप है जिसमें वेयर फ्यू बिग फर्म्स एग्जिस्ट और डोमिनेट। ऐसी मार्केट टाइप जहां पर कुछ बड़ी फर्में एग्जिस्ट करती हैं और डोमिनेट करती हैं, जैसे रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, या फिर वोडाफोन हो गया, BSNL हो गया। 4 से 6 कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, जो पूरी की पूरी मोबाइल फोन ऑपरेटर्स की मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट करके रखती हैं, और इसीलिए ये जो है ओलिगोपोली मार्केट का एक टाइप है, ठीक है। द करेक्ट आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, 66th क्वेश्चन ऑफ द 2020 एग्जाम, ठीक है। तो अगर हम चले तो यहां पर क्या कहता है? Which of the sectors contribute in recent year to the deterioration of asset quality of commercial bank by way of non-performing assets? ठीक है, अगर हम यहां पर समझें तो इनमें से सबसे ज्यादा NPAs, ठीक है, कौन से सेक्टर से कमर्शियल बैंक्स के पास आ रहे हैं? ठीक है, इनमें से कौन सा सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रीसेंट ईयर्स में NPAs की कैटेगरी में कमर्शियल बैंक्स के पास आ रहा है? तो पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ऑब्वियसली यहाँ पर फार्मर्स के ऊपर डेट्स बहुत ज्यादा हैं और इसी वजह से कई बार उनके लोन को वे ऑफ कर दिया जाता है, जो हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। तो ये NPA की कैटेगरी में आ जाता है। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारे NPAs आपको देखने को मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भी, IT सेक्टर में भी। तो अगर हम देखें तो ये सारे ही सेक्टर ऐसे हैं जो कमर्शियल बैंक्स के NPAs की कैटेगरी में आते हैं और बहुत सारी ग्रेव लेवल पर NPAs को इंक्रीज करते हैं, बड़े लेवल पर NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को इंक्रीज करते हैं कमर्शियल बैंक्स के। इसीलिए द करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सभी सेक्टर वो सेक्टर है जो कमर्शियल बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होते हैं जो लोन तो लेते हैं लेकिन उनको पे बैक नहीं कर पाते कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक से लोन लेने के बाद अगर कोई भी सेक्टर या कोई भी इंडिविजुअल लोन को पे बैक नहीं कर पाता है तो ऐसे लोन्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी कम टू 2021 क्वेश्चन पेपर।
2021 की अगर हम क्वेश्चन पेपर की तरफ देखें तो अगेन कुछ इजी कुछ थोड़े कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चंस पुट ऑन किए गए थे यूपीएससी के द्वारा। तो वन बाय वन हम उन्हें समझेंगे और देखेंगे कि उनके क्या सोल्यूशन है। देखिए कॉन्सेप्ट्स पर आपको कमांड लानी बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आपके एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं इकोनॉमिक्स के, तभी आप करंट अफेयर के साथ उसे रिलेट करके सही कंक्लूजन और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स पर आपको कमांड लानी है। और अगर आपको कोई भी डाउट इस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको जितने भी डाउट्स होंगे उससे रिलेटेड वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आगे अगर जाएं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो से 2021 में पूछा गया था, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज नॉट करेक्ट। अगेन माइंड इट, नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट करेक्ट किस तरीके से समझते हैं एक बार। नॉट करेक्ट की कैटेगरी में, अच्छा अब समझिए, सबसे पहले हमने कल की क्लास में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को समझा था। हमने क्या समझा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में? ये एक कर्व है, ठीक है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कॉम्बिनेशंस को। किसे शो करता है? ये कॉम्बिनेशंस को शो करता है। किस चीज के कॉम्बिनेशंस को शो करता है? दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस को शो करता है, ठीक है। दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस को शो करता है, जो कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं रिसोर्स, जितने भी गिवन रिसोर्सेज है इकोनॉमी में उनके द्वारा, ठीक है। हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज गिवन है उन रिसोर्सेज की मदद से दो कमोडिटीज के जिन्हीं कॉम्बिनेशन को या जितने भी कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस किया जा सकता है उन कॉम्बिनेशन से ही पीपीसी बनाया जाता है, राइट। और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो हमें पकड़नी है। तो द फर्स्ट इज द पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पहला पॉइंट। सेकेंड, the different combinations of various goods and services given the available resources and technology are denoted by the PPC, ठीक है जी। Next, any point on or inside the production possibility frontier is attainable under the existing technology and resources, ये तीनों पॉइंट करेक्ट है। फिर क्या कहता है? ऑन द पीपीसी the output of one commodity can be increased without changing, देखिए यहां गलत हो गया, can be increased without changing the output of other commodity, यहां गलती है और इसीलिए ऑप्शन डी गलत है। गलती क्या है वो समझते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर। जब भी आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, थोड़ा सा कर्व टेढ़ा हो गया, दोबारा बनाएंगे। जब भी आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दो कमोडिटीज को रखा जाता है एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर आप एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो आपको वाई की प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और अगर आप वाई की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो आपको एक्स की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। जैसे कि यहां पर कहा गया है रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो एक ही टाइम पे हम सब चीजों की प्रोडक्शन को एक साथ नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए प्रोडक्शन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर एक चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें दूसरी चीज की प्रोडक्शन को कट डाउन, घटाना पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। और यही चीज यहां पर फॉलो होती है। स्टेटमेंट कहता है कि विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ अदर कमोडिटी, यानी आप बिना किसी की प्रोडक्शन को छेड़े दूसरे की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ये गलत है। एक की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे की प्रोडक्शन घटानी पड़ेगी, ठीक है बच्चे। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, ठीक है। ये नॉट और करेक्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि करेक्ट तो ऊपर के तीनों है, ठीक है। नॉट करेक्ट ऑप्शन डी है, इसीलिए यहां पर
ऑप्शन डी वुड बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइन? किसी भी इंडिविजुअल गुड की जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसकी डिग्री या उसके मैग्नीट्यूड या उसके स्केल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है? तो वन बाय वन रीड करते हैं। ठीक है, पहला कहता है बाय द डिग्री टू विच द गुड इज अ नेसेसिटी और लग्जरी। ऑलराइट, बाय द एक्सटेंट टू विच सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। ऑलराइट, ठीक है, बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी। ठीक है जी, बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड इन द कंज्यूमर्स बजट। देखिए, जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि गुड्स पर इनकम, ठीक है, एंड रिलेटिव इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर के बजट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो अगर हम इन सब में से देखें तो इनकम एंड कंज्यूमर बजट का जो रोल है वो है ऑप्शन डी में। ठीक है, यानी 3 एंड 4 में। द करेक्ट आंसर वुड बी 3 एंड 4। ये जो दोनों के दोनों पॉइंट है, सब्स्टिट्यूट, नेसेसिटी और लग्जरी, ये नेचर ऑफ गुड एंड रिलेटेड गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये दोनों ही क्या है, अदर फैक्टर्स का पार्ट। ठीक है जी, ये दोनों ही अदर फैक्टर्स का पार्ट है। सो द मेन इंपैक्ट ओवर द प्राइस इलास्टिसिटी वुड बी फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ एन इकोनॉमी? ठीक है, अच्छा, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कौन है? स्टेबलाइजर का मतलब जो फिस्कल डेफिसिट या मॉनेटरी डेफिसिट सरप्लस या फिस्कल सरप्लस या मॉनेटरी सरप्लस, फिस्कल डेफिसिट या मॉनेटरी डेफिसिट, दोनों को स्टेबलाइज करने का काम करता है। अच्छा, सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज फिस्कल। ठीक है, फिस्कल इज बजट रिलेटेड। ठीक है, और अगर आपसे कभी भी टॉपिक पूछ लेता है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी अगर पूछ लेता है तो इसका मतलब है बजट रिलेटेड पॉलिसी, बजट रिलेटेड पॉलिसी। और अगर आपसे पूछ लेता है मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है बैंकिंग रिलेटेड पॉलिसी, बैंकिंग रिलेटेड पॉलिसी। ठीक है बच्चे, बैंकिंग रिलेटेड पॉलिसी। तो इन दोनों ही केसेस में अगर हम कहें, अगर किसी भी इकोनॉमी में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज को अगर स्टेबलाइज कराना हो तो इनमें से कौन सा आएगा जी, कौन सा फैक्टर काम करेगा? ठीक है, सबसे बड़ा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है इकोनॉमी के अंदर इनकम टैक्स। सबसे बड़ा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इकोनॉमी के अंदर कौन सा होता है? इनकम टैक्स। ये क्या करता है? इनकम टैक्स को फ्लक्चुएट करके गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट को और सरप्लस को बैलेंस करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इसीलिए द इनकम टैक्स वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। which one of the among is not the correct statement? इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? नंबर 1, when the economy grows slowly then its potential the employment rate rises। ठीक है, यानी जब भी इकोनॉमी अपने पोटेंशियल से कम ग्रो करती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरे स्टेटमेंट में कहता है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अकर्स when jobs are eliminated by changes in demand for particular good and due to automation। ठीक है जी, सही बात है। recession in the economy leads to cyclical employment। एब्सोल्युटली करेक्ट, जब जब रिसेशन आएगा तब तब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आता ही आता है इकोनॉमी के अंदर, और रिसेशन का टॉपिक भी हमने पिछली क्लास में कवर किया था।
एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नेगेटिव। तो अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है इकोनॉमी तो क्या मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेगेटिव होता है? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इवन वो जीरो भी नहीं जाता है तो नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ठीक है, सॉरी, मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां पर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो आपका ऑप्शन है ए। जब भी इकोनॉमी स्लोली स्लोली ग्रो करती है, ठीक है, तो इकोनॉमी की जो अपनी पोटेंशियल से कम ग्रो करती है, ऐसी सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो राइज नहीं होता है, ठीक है। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज नहीं हो रहा है? क्योंकि इकोनॉमी जो है वो फिर भी ग्रोइंग फेज में है, ठीक है, बेशक अपनी पोटेंशियल से कम है। इसका मतलब द वट एवर पीपल आर एम्प्लॉयड इन इकोनॉमी वो अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल राइज नहीं होता है। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, ठीक है। द अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी एक्सीड्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि द अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। रियल जीडीपी जो एक्सीड करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, ठीक है, जिस अमाउंट से वो राइज करती है इक्विलिब्रियम लेवल के अकॉर्डिंग, उसको जीडीपी में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन रिसेशनरी गैप, देन इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। देन अगला ऑप्शन आपको दिया गया है इनकम मल्टीप्लायर, देन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ठीक है। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को समझना पड़ेगा इसके लिए। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी मींस व्हेन द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग, जो भी काम करने के इच्छुक लोग, अगर उन सभी को काम मिल रहा है तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल माना जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या क्या सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, उन्हीं के बेसिस पर ये आंसर सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब जब एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल होगा, ठीक है, जब जब एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल होगा, ऐसी सिचुएशन में इनकम लेवल भी एक्सीड होता है। क्या होता है बच्चे? इनकम लेवल एक्सीड होता है, बढ़ जाता है। इनकम लेवल के बढ़ जाने से डिमांड इंक्रीज होती है, एंड डिमांड के बढ़ जाने से ऑटोमेटिकली क्या रिएक्शन आता है कि इन्फ्लेशन ट्रिगर कर जाती है, ठीक है। इन्फ्लेशन ट्रिगर करती है और इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में एक गैप जो इकोनॉमी के अंदर डेवलप होता है, उस गैप को नाम दिया जाता है इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप। सो द करेक्ट आंसर वुड बी इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, for anything to be recognized as money it needs to have which of the following characteristics। अगर आपने इनमें से किसी को भी मनी की कैटेगरी में रिकॉग्नाइज करना है तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर चीज के अंदर या कमोडिटी के अंदर? एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, ऑल राइट, करेक्ट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कोटिंग प्राइजेस, करेक्ट। मस्ट बी इजिली divisible, okay, correct। have higher value in alternative uses, this is not correct, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज कि कोई भी कमोडिटी जो होगी वो अल्टरनेटिव यूजेस में हायर वैल्यू कैरी करेगी, नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को। मनी क्या है? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और मनी किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है? सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है, इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करती है, ठीक है। और मनी एक ऐसी कमोडिटी है, ये मनी एक ऐसा मीडियम होता है जिसे इजीली डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दीज 3 फीचर्स आर ऑफ मनी। और अगर ये 3 फीचर किसी भी चीज में, किसी भी कमोडिटी में है तो उसे मनी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी, ठीक है।
The sectoral shares of GVA for the year of 2009-10 to year of 2018-19 show that the share of service sector in GVA in India has increased over the years. Which among the following have driven the maximum increase? ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक कहता है 2009-10 के मुकाबले या 2009-10 से लेकर 2018-19 के बीच में देखा गया कि इंडियन जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, ठीक है, जीवीए इक्विवेलेंट टू जीडीपी ही होता है, याद रखिएगा। वैल्यू एडिशन मेथड या वैल्यू एडिशन के फॉर्मेट से जब भी हम देखते हैं तो इसे ग्रॉस वैल्यू एडेड कहा जाता है या एडिशन कहा जाता है, और इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो क्या कहता है, हमारी जीडीपी या जीवीए के अंदर 2009-10 से लेकर 2018-19 के बीच में सर्विस सेक्टर का रोल बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है। इनमें से कौन से सेक्टर हैं जिन्होंने तेजी से अपना रोल बढ़ाया है? सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ये वो सेक्टर है जो पिछले 10 सालों में 2010 से लेकर के 2020-2019 तक सबसे तेजी से इंडिया के अंदर ग्रो किया है, फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। देन रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टीज एंड रिलेटेड ऑल थिंग द प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड देन प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सारी चीजें हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर पिछले 10 सालों में तेजी से ग्रो हुई है, इसीलिए सर्विस सेक्टर की इन सारी सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है जीवीए को इंक्रीज करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 या क्वेश्चन नंबर 8 और सीएपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 60 क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है? प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, सीजनल डिस्गाइज सेक्टर, नो, ये कोई सेक्टर ही नहीं होता। देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, ये तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, पर एम्प्लॉयमेंट से इनका कोई लेन देन नहीं, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्टली जिसका रिलेशन है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर द सेक्टर वेयर मोर देन 10 पीपल आर वर्किंग, ठीक है, मोर देन 10 पीपल आर वर्किंग and all the social security benefits are given by the employer, ठीक है। एम्प्लॉयर की तरफ से जितने भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, फॉर एग्जांपल पेंशन है या ग्रेचुटी है या फिर ESI यानी हेल्थ इंश्योरेंस काइंड ऑफ गिवन है, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है मोर देन 10 से ऊपर, अगर वहां पर पीपल वर्किंग है, तो ऐसी जो है सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। और इस सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर लॉ का सहारा लिया जाता है, ठीक है, लेबर लॉ का सहारा लिया जाता है, ठीक। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पर इस तरीके कोई फैसिलिटी यानी पेंशन हो या फिर फिक्स वेजेस हो या मिनिमम वेजेस एक्ट हो, वो अप्लाई नहीं होता। देन लेस देन 10 पीपल आर वर्किंग, ठीक है, नो हेल्थ सिक्योरिटीज आर गिवन, नो ग्रेचुटी इज गिवन। तो ये सारी चीजें जहां नहीं मिलती वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, और जहां ये सारी चीजें मिलती हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इन्हीं दो कैटेगरीज में एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को इंडिया में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन, ठीक है, सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द फार्मर इज कॉल्ड। सरकार की तरफ से हर साल जो प्राइस डिक्लेयर किया जाता है फार्मर्स के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव्स के तौर पर, वो कौन सा प्राइस होता है? दैट वेरी इजी क्वेश्चन इट इज, हमने जस्ट पीछे भी डिस्कस किया इस चीज को, दैट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 23 क्रॉप्स पर दिया जाता है, ठीक है। ये कितने क्रॉप्स पर दिया जाता है? 23 क्रॉप्स पर दिया जाता है। और इसको डिसाइड करने वाली जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज CACP, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। ये डिसाइड करती है कि किन किन क्रॉप्स पर हमें MSP देना है और कितना MSP देना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है। और टोटल 23 क्रॉप्स को ये कवर करती है, जिसमें से जो प्राइमरी क्रॉप्स होती है दैट आर व्हीट, पैडी, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स,
इन 4 क्रॉप्स को प्रायोरिटाइज किया गया है, सबसे ज्यादा महत्व इन पर दिया जाता है। इन 4 क्रॉप्स के अलावा भी देर आर 19 क्रॉप्स जिनको जो है एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी। सो ये टोटल 9 क्वेश्चन जो है वो CAPF एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। नाउ फर्दर इन आर फर्दर लेक्चर्स हम कवर करेंगे 22, 23, 24 एंड 25 को। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यूपीएससी के द्वारा CAPF एग्जाम में पूछे गए थे, और तब तक इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।